आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2 नाइट 3 डेज में द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग घूमकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, पर उससे पहले मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय द्वारकाधीश, नमः शिवाय। द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। द्वारका तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप बाई फ्लाइट या ट्रेन तक बड़े आराम से द्वारका तक पहुंच सकते हैं। अब हम अपनी 2 नाइट 3 डेज की आइटनरी को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा द्वारका से। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आप फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग को द्वारका धाम पहुंच गए हैं। यहाँ से अब हम अपनी 2 नाइट 3 डेज की आइटनरी को स्टार्ट करते हैं। द्वारका में जहाँ पर भी आपने अपना स्टे बुक किया हो, होटल्स या धर्मशाला में, आप वहाँ पर जाकर चेक इन कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने द्वारका में रुकने के लिए बहुत अच्छे धर्मशाला और होटल्स नियर द्वारकाधीश मंदिर बताया है। ये है उसका थंबनेल। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपको बहुत हेल्प मिलेगी द्वारका में एक स्टे ऑप्शन बुक करने के लिए। आगे आइटनरी में बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि द्वारका में कौन कौन से प्लेसेस है विजिट करने के लिए, जिससे आपको आइटनरी समझने में आसानी हो। द्वारका में जो प्लेसेस है विजिट करने के लिए वो है सबसे पहले गोमती घाट, द्वारकाधीश का मेन मंदिर, रुक्मणी माता मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, बेट द्वारका में द्वारकाधीश जी का मंदिर, हनुमान डांडी जी का मंदिर, सोने की द्वारका, सुदर्शन सेतु, शिवराजपुर बीच, गोपी तालाब, पटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस। सो ये सारी जगहें हैं द्वारका में विजिट करने के लिए। अब द्वारका आप 2 तरीके से विजिट कर सकते हो। या तो आप खुद से द्वारका को एक्सप्लोर कर सकते हो, या आप द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक करके द्वारका विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं आप द्वारका दर्शन का जो हाफ डे का टूर पैकेज होता है उसमें कौन कौन सी जगह आप विजिट कर सकते हो। द्वारका दर्शन टूर पैकेज में आपको 4 जगह लेकर जाया जाता है। सबसे पहले आपको रुक्मणी माता मंदिर लेकर जाया जाता है, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, देन गोपी तालाब, और बाद में आपको लेकर जाया जाता है बेट द्वारका। बेट द्वारका में सिर्फ द्वारकाधीश के मुख्य मंदिर में ही आपको लेकर जाया जाता है। द्वारका दर्शन का जो टूर पैकेज होता है वो दिन में 2 बार होता है। सबसे पहले सुबह बस जाती है 8 बजे, जो इन चारों जगहों पर घुमाकर आपको 1 बजे तक वापस द्वारका ले आती है। दूसरी बार जो बस जाती है दिन में वो जाती है दोपहर 2 बजे, आपको चारों जगह घुमाकर शाम को 7-8 बजे तक वापस ले आते हैं द्वारका। द्वारका दर्शन टूर पैकेज में हर मंदिर के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है दर्शन के लिए। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल अभिषेक करना है तो आप टूर पैकेज बुक मत कीजिएगा, क्योंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में सिर्फ 30 मिनट्स आपको दर्शन का टाइम दिया जाता है, वहाँ पर जल अभिषेक का टाइम नहीं दिया जाता है। अगर आपको जल अभिषेक करना है तो आपको करीब मंदिर में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। अब बात करते हैं कि द्वारका आप खुद से कैसे विजिट कर सकते हैं, सारी जगह खुद से कैसे आप घूम सकते हैं। द्वारकाधीश के मेन मंदिर के बाहर या भद्रकाली चौक के बाहर आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप खुद का पर्सनल ऑटो कर सकते हैं। सारी जगहों के बारे में उनसे बात कर लीजिएगा और रेट तय कर लीजिएगा, और आप सारी जगह खुद से विजिट कर सकते हैं। या अगर आप 2 लोग हो तो आप 2 व्हीलर भी रेंट पे कर सकते हो, या अगर आपको प्राइवेट कैब भी करनी हो तो मंदिर के बाहर आपको बहुत सारी टूर एंड ट्रैवल वाली दुकानें मिल जाएंगी। वहां पर भी आप अपना पर्सनल कैब बुक करके सारी जगह का दर्शन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि आपकी आइटनरी क्या होगी द्वारका में दर्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग पहुंच जाते हैं द्वारका। चेक इन करने के बाद आप सबसे पहले सुबह उठकर चले जाएं गोमती घाट। ऐसा माना जाता है कि द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करने से पहले गोमती घाट में स्नान या आचमन करके ही जाना चाहिए। तो आप गोमती घाट चले जाइएगा, वहाँ पर स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो आचमन करके फिर जाइएगा आप द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश के मंदिर में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर और भी बहुत सारे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन करेंगे। गोमती घाट में आप जाएंगे सुबह, फिर उसके बाद द्वारकाधीश के मंदिर में जाएंगे। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद आप बाहर आकर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपके ऊपर है कि आप द्वारका कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप खुद से द्वारका एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑटो बुक करके, आपका ग्रुप बड़ा है तो आप अपना ऑटो बुक कर सकते हैं और सारी जगहों के बारे में तय कर सकते हैं। जो जगह है आपकी बेट द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर, हनुमान डांडी मंदिर, सोने की द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, मनी माता मंदिर, शिवराजपुर बीच। जो आपकी जगह बचेगी वो बचेगी पटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस, जो आप नेक्स्ट डे कवर करेंगे। अगर आपको द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक करना है तो आप द्वारकाधीश के मंदिर से बाहर निकलने के बाद
शाम का द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आपको शाम का द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक नहीं करना है तो आप नेक्स्ट डे का द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं मॉर्निंग का। और जो आपका फर्स्ट डे होगा उसमें आप शाम को जा सकते हैं बटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस, जो द्वारकाधीश मंदिर से करीब 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट डे अगर आप द्वारका दर्शन टूर पैकेज बुक करते हैं तो उसमें आप 4 जगह विजिट कर लेंगे। जो आपकी एक जगह बचेगी वो है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच आपको खुद से ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी टूर ट्रैवल वाला लेकर नहीं जाएगा। शिवराजपुर बीच द्वारकाधीश के मंदिर से करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो थोड़ा बाहर पड़ता है द्वारका से और बेट द्वारका के बीच में पड़ता है वो, तो आपको खुद से जाना पड़ेगा शिवराजपुर बीच अगर आपको वहाँ पर जाना है। शिवराजपुर बीच बहुत ही सुंदर बीच है, बहुत फेमस बीच है। वहाँ पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। मॉनसून के टाइम पे सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बंद होती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप खुद से द्वारका दर्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और फर्स्ट डे में आप सारी जगह विजिट करके आ गए हैं तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में फिर से द्वारकाधीश के मंदिर में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। जो जगह आपकी बची होगी वो है बटकेश्वर महादेव टेम्पल, द्वारका का बीच एंड लाइट हाउस। सो आप ऐसे भी यहाँ पर अपना प्लान बना सकते हैं। द्वारका में 2 पॉइंट है जहाँ से सनसेट सबसे ज़्यादा अच्छा एंजॉय होता है, वो है बटकेश्वर महादेव टेम्पल और दूसरा है शिवराजपुर बीच। तो आप फर्स्ट डे जिस भी जगह के पास में हो वहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अब पूरा समझ आ गया है कि सारी जगहें कैसे विजिट करनी है, खुद से या टूर पैकेज बुक करके, कौन सी जगह में टूर पैकेज वाले लेकर जाते हैं, किस जगह पर नहीं लेकर जाते हैं। अब ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको कैसे अपनी आइटनरी बनानी है। 2 दिन में आप द्वारका बड़े आराम से विजिट करके आ सकते हैं। फर्स्ट डे जितनी जगह छूटेगी सेकेंड डे आप वो कवर कर सकते हो। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में जल अभिषेक करना है तो द्वारका दर्शन का टूर पैकेज बुक मत करना, वो आपको टाइम नहीं देंगे जल अभिषेक करने का। इससे बेटर है कि आप खुद अपना पर्सनल ऑटो बुक करो, उससे सारी बातें कर लो। वो आपको 1500 से 2000 के रुपए के बीच में सारी जगह घुमा देंगे द्वारका के। शिवराजपुर बीच भी ले जाएंगे वो आपको। सो आपके लिए अगर आपका ग्रुप बड़ा है, 8-10 लोग हो, तो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप 2 लोग हो तो आप 2 व्हीलर रेंट पे ले सकते हो। 500 रुपीज़ का आपको पर डे पे 2 व्हीलर मिल जाएगा। आपका मुश्किल से 500-700 रुपये का पेट्रोल लगेगा, जहाँ पर आप बेट द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिवराजपुर बीच, गोपी तालाब, द्वारका में जितनी जगहें हैं सब जगह आप एक दिन में बड़े आराम से घूम सकते हो। नेक्स्ट दिन आप द्वारका में खुद से ही अपना एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पर भी आपको जाना हो। तो अब यहाँ पर आपकी आइटनरी पूरी डिपेंड करेगी कि आपका ग्रुप कितना बड़ा है, आपका बजट क्या अलाउ करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप अपना पर्सनल ऑटो बुक कर सकते हो। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप टूर एंड ट्रैवल का बस का पैकेज बुक कर सकते हो। जो टूर एंड ट्रैवल का बस का पैकेज होता है वो होता है 150 रुपीज़ पर पर्सन वो चार्ज करते हैं, जिसमें वो आपको 4 जगह घुमा कर लाते हैं। बट वहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि आपको मंदिर में लिमिटेड टाइम दिया जाता है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप जल अभिषेक नहीं कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। अगर किसी को मतलब बड़ा ग्रुप है तो उनका ऑटो होता है या फिर कैब होता है? दोनों हो जाए। और क्या चार्जेस रहते हैं? ऑटो का 1500, ऑटो का 1500 और कैब का? कैब का कितने नंबर? मतलब 5-6 लोग हो गाड़ी से? 4 मेंबर का 2500 रुपये। 4 मेंबर का 2500। और अगर कोई बड़ा टूर आ रहा है, जैसे हमारा अभी दिसंबर में टूर आना है, तो पूरी बस करता है, तो उसका क्या सीन रहता है? पर पर्सन के हिसाब से लेते हो उसमें भी? नहीं, पूरा बस। पूरा बस का? और उसका क्या रेट रहता है? 9000। 9000। कितने सीट रहते हैं? 56 सीट। 56 सीट रहती है, 9000। इसमें पूरे जगह घूमोगे 10 जगह। अगर आप द्वारका दर्शन टूर पैकेज में बुक करते हो वहाँ पर आप हनुमान डांडी जी के मंदिर, सोने की द्वारका, शिवराजपुर बीच नहीं जा पाओगे। इस बात का आप याद रखना। अब आइए कुछ बातें जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। मैंने द्वारका में जो 2 व्हीलर रेंट पे लिया था वो शॉप थी भद्रकाली चौक के पास, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप फुल डे के लिए 2 व्हीलर रेंट पे लेंगे तो आपको करीब 500 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर आप हाफ डे के लिए लेंगे तो करीब 350 रुपीज़ का आपको 2 व्हीलर रेंट पे मिलेगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए बिल्कुल द्वारका से सीधा रास्ता है, आप किसी से पूछ लेना, बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप सीधा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच जाओगे। जो इसका रास्ता है बट थोड़ा सा ख़राब है, तो इस बात का ध्यान रखना। आराम से 2 व्हीलर चलाना। और अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप अपना पूरा ऑटो भी कर सकते हो या कार भी रेंट भी कर सकते हो और हर जगह विजिट कर सकते हो द्वारका। अब चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, आपसे आगे मिलता हूं। सो फाइनली टूटे हुए रोड से आने के बाद ये मेरे पीछे आप देख सकते हो भोलेनाथ का मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। फाइनली पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट आपको द्वारका से 30 to 35 मिनट्स लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो 20-25 मिनट्स में आप आ जाओगे। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर दिखाता हूँ आपको कैसा है, क्या है मंदिर का अंदर का सीन। एंड चलो आओ मंदिर में चलते हैं।
यहाँ से मंदिर में एंटर करोगे, अंदर मंदिर में जाओगे। नॉर्मल डेज में मतलब लाइन चलती रहती है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आराम से आपका 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको अभिषेक करना है तो उसके लिए पर्ची कटानी पड़ती है, फिर लाइन लगेगी, क्योंकि अंदर गर्भगृह में 4-5 लोग इकट्ठे जाते हैं एंड देन वहाँ पे पूजा और अर्चना होती है। सो उसके लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अपने नंबर के लिए। देन आपके अंदर बारी आएगी, वो आपको अंदर अभी दिखाता हूँ, आप चेकआउट करो। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बहुत ही पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राक्षस दारुका ने शिव भक्त सुप्रिया को कैद कर लिया था। सुप्रिया ने लगातार भगवान शिव का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दारुका का वध किया और यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए। इस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जब आप भोलेनाथ के समक्ष पहुंचेंगे तो आपको एक दिव्य दृष्टि का एहसास होगा। भोलेनाथ के दर्शन करके मानो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी की लेयरिंग है, जिससे आप ओरिजिनल शिवलिंग को टच नहीं कर सकते हैं। ये लेयरिंग बहुत ही खास पर्व पर ही उतारी जाती है, जब भोलेनाथ को शिवलिंग पर जल चढ़ाना होता है। मंदिर की वास्तुकला गुजरात शैली की है। इसके नक्काशीदार स्तंभ और गुंबद इसे एक अद्भुत रूप देते हैं। मंदिर का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ है, जिसके कारण इसमें प्राचीन और आधुनिक शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। शिवरात्रि का पर्व यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये है मंदिर का एंट्री गेट। लाइनों से होते हुए आप आगे पहुँचेंगे, जहाँ पर आप भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो ये एग्जिट गेट से आप मंदिर के बाहर चले जाएंगे। अगर आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर वहाँ पर भोलेनाथ का जल अभिषेक करना है तो उसके लिए आपको पहले 201 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। जी हाँ, सो मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 बार गया था। सुबह जब मैं बस का टूर कर रहा था द्वारका का, मैं तब गया था, और मैं शाम को फिर से 2 व्हीलर रेंट पे करके गया था, मुझे जल अभिषेक करना था। बट जब मैं वहाँ पर गया और मैंने ये रेट लिस्ट कार्ड देखा तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से जल अभिषेक ना करने की फीलिंग आई। पता नहीं क्यों, आपकी अपनी राय हो सकती है, बट मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। आपकी जो राय हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। भगवान को पैसों से तोला जा रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका के बाद सोमनाथ भी गया था। सोमनाथ में मंदिर के अंदर भोलेनाथ के गर्भगृह के बाद एक होल है, जहाँ पर आप जल चढ़ाते हो। वो जल पंप के थ्रू, भोलेनाथ के पीछे नंदी जी की एक प्रतिमा है चांदी की, उनके मुख से भोलेनाथ के ऊपर वो जल आ जाता है, जो आप होल में चढ़ाते हो पंप के थ्रू। अगर आप मंदिर में कुछ सिस्टम कर रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो, जहाँ पर श्रद्धालु ने जल चढ़ाया, भले ही वो गर्भगृह के अंदर ना जा रहे हो, बट उनके मन में एक तसल्ली तो होगी कि उन्होंने भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, उनके मन में सिर्फ इतनी श्रद्धा होती है कि वो भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण कर दे 1 लोटा। भोलेनाथ तो भोले भंडारी हैं, वो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बट आप खुद चेक करो, ये रिस्ट कार्ड है। संकल्प पूजा 201 रुपये, संकल्प अभिषेक 1100 रुपये, संकल्प अभिषेक 5 मिनट 2500 रुपये, रुद्र अभिषेक 5100 रुपये, शिवरात्रि पूजा 5100 रुपये, अखंड ज्योति 1 मास 7500 रुपये। ये तो धंधा बनाया हुआ है। पता नहीं मैं सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा, आप खुद बताइए। दूर दूर से लोग आते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ 1 लोटा जल अर्पण करने का, उसके लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। जो आप अगर वीडियो देख रहे हो, क्या पता आप पैसे वाले हो, बट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पैसे वाले नहीं होते हैं। उनकी तो श्रद्धा होती है ना वो भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ा पाए। यहाँ पर अगर आप भगवान को पैसों से तोलोगे तो कैसे चलेगा। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं तो बाहर से एक गन्ने वाले जूस से एक ग्लास भी ले गया था। मैंने सोचा था उस ग्लास से जल अर्पण कर दूंगा, बट मुझे साफ मना कर दिया गया।
पहले आप पर्ची कटवा के आइए, फिर आपको गर्भगृह में जाने को मिलेगा। आप ये प्लास्टिक के लोटे हैं, इसी से जल चढ़ाते हो। 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। गोला में आपको खड़ा किया जाता है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे बड़े में मंदिर बोला जाता है, आप जल चढ़ाते हो और आप बाहर, क्योंकि बाहर और लोग लाइन में खड़े हैं। ये देखो, ये दर्शन की लाइन है और वो लाइन है जहाँ पर आप जल अभिषेक करने के लिए खड़े हो। ऐसा सिस्टम है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में। तो मेरा अंदर से इच्छा नहीं की जल चढ़ाने की। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसे से मैं पर्ची कटवा के मैं भी दे सकता था, बट ये जो सिस्टम था मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान के पैसों से तोला जा रहा है, तो भोलेनाथ कृपा करे उनकी भी और हमारी भी। मुझे तो जो अच्छा लगा वो मैंने किया। आपको जो अच्छा लगे, अगर आपको पर्ची कटवा कर जल अभिषेक करना हो, आपकी श्रद्धा है। मुझे नहीं अर्पण किया, मैंने घर आया मैं और मैंने अपने पास के मंदिर जाकर भोलेनाथ पे जल चढ़ा दिया। मैं इसके बाद सोमनाथ भी गया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद मैंने वहाँ पर भोलेनाथ को जल अर्पण कर दिया। सब भोलेनाथ एक ही हैं, जय भोलेनाथ। मेरे तो यही मन में आया था। अगर देखो जल चढ़ाना होता, मैं दोबारा एक्टिव रन पे करके मैं गया था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पता नहीं वहाँ पर जाके क्या अंदर से इच्छा आई, भोलेनाथ यही मंजूरी होगी। तो अब आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। ये तो मेरे थॉट्स थे, मैंने आपको बता दिए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी है। यहाँ आकर ना आप केवल धार्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि गुजरात की संस्कृति और वास्तुकला का भी आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर आइएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। सेकेंड डे दोपहर तक आप द्वारका के सभी स्थानों को घूम लेंगे, सभी स्थानों के दर्शन कर लेंगे। अब द्वारका से आपको जाना है सोमनाथ धाम। द्वारका से सोमनाथ धाम जाने के लिए या तो आप अपनी पर्सनल कैब बुक कर सकते हैं या जीएसआरटीसी की बस के थ्रू जा सकते हैं सोमनाथ धाम। तो अब जानते हैं कि आप जीएसआरटीसी बस के थ्रू द्वारका से सोमनाथ धाम कैसे जा सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ द्वारका के बस स्टैंड पर, जो द्वारकाधीश मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप बाई वॉकिंग भी यहाँ पर आ सकते हैं या शेयरिंग ऑटो करके भी। हमारी बस आने वाली है सोमनाथ के लिए। द्वारका से सोमनाथ का डिस्टेंस करीब 240 किलोमीटर है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो आप करीब 3.5 से 4 घंटे में द्वारका से सोमनाथ पहुंच जाएंगे। बट अगर आप बस के थ्रू जाएंगे तो करीब 5.5 से 6 घंटे लगेंगे आपको बस के थ्रू जाने में, फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ। बस की टिकट आप जीएसआरटीसी की वेबसाइट या ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका लगा वो है इसका ऐप। जीएसआरटीसी का ऐप आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइसेस पे मिल जाएगा। मेरा आपको रिकमेंडेशन यही होगा कि आप ऑनलाइन बस बुक करके जाएं। कभी कभी भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको सीट्स मिलेगी नहीं। द्वारका से सोमनाथ के लिए लिमिटेड बसेस होती है, इसके बाद आपको फिर प्राइवेट बस लेना पड़ेगा, जिसका टिकट थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है। इसलिए बस अपनी बुक करके जाएं, नहीं तो आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है 5.5 घंटे की। इसलिए अपनी टिकट एडवांस में बुक करके जाएं। टिकट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहता है, 5-10 रुपये ऊपर नीचे रहता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन पहले से अपनी टिकट रिजर्व करके जाएं, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। While going to सोमनाथ, आप बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ साथ चलोगे। जो सड़क चलेगी वो बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ चलेगी। बिल्कुल उस तरफ सी है, जैसा आप मैप में देख सकते हो। सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी आपकी रहने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होगी आपकी ये द्वारका से लेकर सोमनाथ की। सो एंजॉय द जर्नी। अगर आप डे के टाइम पे जाते हो फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ तो आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। अगर नाइट में जाते हो यू विल मिस इट। सो चेक दिस आउट कि आपको ऐसा सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। दिस इज़ द ड्रोन शॉट। बट आपको नॉर्मली भी बस की खिड़की से आप राइट साइड बैठना, ड्राइवर के साइड, वहाँ से आपको सीधा व्यू पूरा देखने को मिलेगा, ना कि ड्राइवर की अपोजिट साइड बैठो। ये एक टिप है आपके लिए। अगर आपको जर्नी एंजॉय करना है तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको व्यू देखने को मिलेगा, पूरा क्रॉप्ड सी का। एंड ये आपको व्यू देखने को मिलेगा पोरबंदर के बाद। सो द्वारका टू पोरबंदर तो नहीं है, पोरबंदर के बाद ही आपको व्यू देखने को मिलेगा सी का, और ये पूरे सोमनाथ तक ऐसे ही मिलेगा। सो ये था पूरा कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द्वारका टू सोमनाथ। एंड आपने कंप्लीट जर्नी देखी। सो ये बस वेरावल भी गई थी तो घूम के आई है। आप यहाँ पे द्वारका से सोमनाथ पहुँच जाओगे बड़े आराम से। अब जाते हैं रूम पे, चेक इन करते हैं। इस तरह से आप द्वारका से सोमनाथ आ सकते हो जीएसआरटीसी की बस के थ्रू। सेकेंड डे में आप सोमनाथ धाम पहुंच जाएंगे। सोमनाथ धाम में जहां पर भी आपने अपनी स्टे बुकिंग की होगी वहां पर आप जाके चेक इन कर सकते हैं। सोमनाथ धाम में बहुत सारे स्टे ऑप्शंस हैं। मंदिर के बैक साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे।
साथ में सोमनाथ ट्रस्ट की बहुत सारे अतिथि गृह और डोरमेट्री की सुविधा भी सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो मंदिर से करीब 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये आप वीडियो में सारे धर्मशाला चेक कर सकते हैं सोमनाथ ट्रस्ट की। ये इस वीडियो का थंबनेल है, इसमें डिटेल में मैंने बताया है अबाउट ऑल द स्टे ऑप्शंस, जो भी स्टे ऑप्शंस है सोमनाथ धाम में मंदिर के पास में। इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो सेकेंड डे आप रात तक सोमनाथ धाम पहुंच जाएंगे। जहां पर भी आपने अपना स्टे बुक किया होगा वहां पर जाके चेक इन करिएगा और डिनर करके सो जाइएगा। डे 3 में सबसे पहले आप सुबह उठकर जाइएगा सोमनाथ धाम, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और फिर शाम को 7 बजे। जब आप सोमनाथ धाम जाए, हो सके तो दिन में एक बार कोई भी आरती जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। आरती का हिस्सा बनके आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे जब आप आरती अटेंड करोगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। हो सके तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मंदिर चले जाएं, जहां पर आप मंदिर में दर्शन भी करेंगे और सुबह 7 बजे वाली आरती भी अटेंड कर पाएंगे। सोमनाथ मंदिर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप अपना लगेज, जूते चप्पल, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ बाहर काउंटर्स है, वहां पर जमा करा के फिर आप मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर 2 बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो इसलिए आप कुछ भी अंदर लेकर ना जाएं, नहीं तो आपको फिर से बाहर आकर लॉकर में सामान जमा करवाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर और कार्ड की सुविधा भी है, जो आप ले सकते हैं, जो निःशुल्क होती है। मंदिर बहुत बड़ा है, मंदिर विजिट करने में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। मंदिर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग का म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर अगर आपको भोलेनाथ पर जल अर्पण करना है तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो आप मंदिर के अंदर पैसे देकर पर्ची कटवाएं, फिर आपको अंदर जल का लोटा दिया जाएगा। वह जल आप मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक होल है वहां पर डालेंगे और वो जल पंप के थ्रू भोलेनाथ के पीछे नंदी जी की प्रतिमा है, उनके मुख से जल अर्पण हो जाएगा भोलेनाथ को। मंदिर के गर्भगृह में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, तो यही एक प्रोसीजर है। दूसरा तरीका है कि मंदिर के अंदर प्रसाद काउंटर है, वहां पर गंगा जल की बोतल मिलती है, आप वो गंगा जल की बोतल ले सकते हैं और सेम आप होल में जल पोर करेंगे, वही सेम प्रोसेस पंप के थ्रू भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप भोलेनाथ को जल अर्पण कर पाएंगे सोमनाथ टेम्पल में। अगर आपको कोई और पूजा जैसे रुद्र अभिषेक, महाअभिषेक करवाना है तो उसके लिए आपको काउंटर में जाकर स्लिप लेना होगा, पैसे देने होंगे और आपको जो भी पूजा करानी होगी सोमनाथ मंदिर के अंदर आप वो करा सकते हैं। जब आप मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो सोमनाथ मंदिर के साथ में ही है सोमनाथ का पुराना मंदिर, जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विपरीत इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर आप जा सकते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पण कर स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पूजा अर्चना करा सकते हैं अगर आपको कराना हो। यह मंदिर भी बहुत सुंदर है और इस मंदिर में भी आप दर्शन करने अवश्य जाइएगा। सोमनाथ अहिल्याबाई मंदिर के ठीक सामने है सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय, जहाँ पर दिन में 2 बार फ्री में प्रसाद वितरण होता है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक। आप यहाँ पर जा सकते हैं और निःशुल्क प्रसाद रूपी भंडारा प्राप्त कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भोजनालय में जाकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, या मंदिर के बाहर आपको और भी बहुत सारे शॉप्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट अपना कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई मंदिर के अलावा भी सोमनाथ में 7 से 8 टेम्पल्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाकर दर्शन करेंगे। इन सारे टेम्पल्स और टूरिस्ट प्लेसेस में जाकर दर्शन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप मंदिर के बाहर अपना पर्सनल ऑटो करें, जिसका चार्ज वो लेंगे करीब 200 से 300 रुपये। अगर पीक सीजन का टाइम है तो करीब 500 से 1000 रुपये भी वो चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो बस चलाई जाती है वो। सोमनाथ मंदिर के अंदर से सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा दिन में 3 बार बस चलाई जाती है, सुबह 8 बजे, फिर 10:30 बजे और दोपहर को 3 बजे। इस बस का किराया होता है 30 रुपये पर व्यक्ति, 30 रुपीज़ पर पर्सन। इसमें आपको सभी मंदिरों के और टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करवा कर ये बस लेकर आएगी, जिसमें करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा जो अन्य सोमनाथ धाम में टेम्पल एंड टूरिस्ट प्लेसेस है वो है पानगंगा, भालका तीर्थ, गोलोक धाम, गीता मंदिर, बलदेव जी की गुफा,
लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, हिंगलाज माता की गुफा, पांडव गुफा, सूर्य मंदिर, कामनाथ महादेव जी का मंदिर और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की गुफा भी है। त्रिवेणी संगम, राम मंदिर एंड परशुराम जी का मंदिर। ये सभी जगह आपको जो द्वारका दर्शन बस टूर होती है वहां पर लेकर जाया जाएगा, या आप अपना पर्सनल ऑटो करके भी, जैसे मैंने आपको बताया, इन सारे स्थानों पर दर्शन जाकर कर सकते हैं। सभी टेम्पल्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने से पहले आपको उस जगह की कहानी और स्टोरी बताई जाती है, जिससे आपको उस जगह को घूमने में काफी आसानी हो। इसको बोलते हैं बाणगंगा। यहाँ से जरा नाम का 5 दिन है, भगवान कृष्ण को बाण मारा था, वहाँ जगह हम नेक्स्ट चले थे। इसके बाद यह राइड करीब 2 से 2.5 घंटे की होती है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोमनाथ धाम के सभी मंदिर को विजिट करने का। ये बहुत ही बजट ऑप्शन है अगर आपको सोमनाथ के सभी मंदिरों के दर्शन करने हैं। आप जिस भी टाइम पर सोमनाथ धाम पहुंचे, आपका टाइम बस के टाइमिंग से मैच ना हो रहा हो, तो आप सोमनाथ मंदिर के बाहर पर्सनल अपना ऑटो कर सकते हैं, वो आपको सभी मंदिर के दर्शन करवा देगी। तो ये तरीका था जिससे आप सोमनाथ धाम के सभी मंदिर घूम सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद या तो आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं, और जो दोपहर को 3 बजे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बस जाती है उसमें जाकर सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह जो 10:30 बजे बस लेकर जाती है सोमनाथ मंदिर से, उसमें जा सकते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करके वापस 12-1 बजे तक आकर फिर जा सकते हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे अपना प्लान बना सकते हैं। शाम को 5 बजे तक आप सोमनाथ और सोमनाथ के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करके आ जाएंगे, अगर आपने अपना पर्सनल ऑटो किया है या आप बस के थ्रू आपने सोमनाथ दर्शन किया है। अब सभी जगह के दर्शन करके आने के बाद सोमनाथ मंदिर के साथ में ही है सोमनाथ का ओशन व्यू पॉइंट। यहाँ पर है सोमनाथ का बीच। यहाँ पर एंट्री टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक, और यहाँ पर टिकट लगती है 5 रुपए प्रति व्यक्ति। मॉनसून टाइम पर सारी एक्टिविटीज बंद होती है, पर अगर आप समर एंड विंटर टाइम पर जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कैमल राइड और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज जो आप यहाँ पर जा सकते हैं। साथ में इसी ओशन व्यू पॉइंट से एक रास्ता जा रहा है मंदिर के बैक साइड तक, जो करीब 1 से 2 किलोमीटर का पाथवे है। यहाँ से चलते हुए आप मंदिर के बैक साइड तक जा सकते हैं और वहाँ से समंदर का बैक साइड वाला नज़ारा कैप्चर कर सकते हैं। आप शाम को सोमनाथ ओशन व्यू पॉइंट बीच जाइएगा, यहाँ पर चिल कीजिएगा, ठंडी ठंडी हवा के साथ आप यहाँ पर सैर करिएगा और सोमनाथ मंदिर का बैक साइड व्यू एंजॉय कीजिएगा। सोमनाथ बीच में सैर करने के बाद अब आप वापस आ जाए सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में फटाफट आप अंदर जाएं चेक इन करके और सोमनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे। सोमनाथ में प्रतिदिन शाम को 8 से 9 बजे होता है लेजर लाइट शो, जो सोमनाथ मंदिर के अंदर ही होता है। ये लेजर लाइट शो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जो मॉनसून टाइम होता है उसमें लेजर लाइट शो बंद कर दिया जाता है, बाकी प्रतिदिन ये लेजर लाइट शो चलता है। आप इस लेजर लाइट शो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह लेजर लाइट शो बहुत ही अच्छा होता है। इस लेजर लाइट शो में सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताया जाता है, जो इसमें बार बार आतंकी हमले हुए उसके बारे में बताया जाता है। आपको बहुत मजा आएगा इस लेजर लाइट शो को देखने में। और शाम को जब सोमनाथ मंदिर की लाइट्स जल जाती है तो मंदिर और भी सुंदर और भव्य देखने को लगता है। लेजर लाइट शो देखने के बाद आप मंदिर के बाहर आ जाइएगा। मंदिर के बाहर आकर आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे, जहाँ से आप सोमनाथ के चित्र और सोवेनियर परचेज कर सकते हैं अपने घर ले जाने के लिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ में अन्य मंदिर के दर्शन करने के बाद, साथ में सोमनाथ बीच और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के अंदर लाइट शो देखने के बाद अब शाम हो चुकी है। आप अपना डिनर करिएगा और जहाँ पर भी आपका स्टे ऑप्शन होगा वहाँ पर जाकर रेस्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपका डे 3 ओवर होने वाला है। आपने द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। अब 3rd डे नाइट में या तो आपकी वापसी की ट्रेन या बस होगी, आप उस हिसाब से अपने घर को जा सकते हैं, या नेक्स्ट डे 4 में मॉर्निंग में आपकी ट्रेन या बस होगी, जहाँ भी आपने बुकिंग की होगी, जिस भी जगह पे आपको जाना होगा। अगर आपको सारी जगह और आराम से विजिट करना है तो आप इस आइटनरी को 3 नाइट 4 डेज का भी बना सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास एक और जगह है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वो है दीव। दीव बहुत ही प्यारी जगह है। जो भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाता है या सोमनाथ विजिट करता है वो दीव जरूर जाकर विजिट करता है।
दीव आप एक दिन में बड़े आराम से घूमकर वापस आ सकते हैं सोमनाथ धाम। इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिटेल में बताया है कि आप कैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से एक दिन में दीव विजिट करके वापस सोमनाथ धाम आ सकते हैं। इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अगर आप दीव भी अपने आइटनरी में ऐड करते हैं तो आपकी आइटनरी 4 नाइट 5 डेज की हो जाएगी। मैंने एक डिटेल में उसके ऊपर ही वीडियो बनाई है कि कैसे आप द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और दीव 4 नाइट 5 डेज में विजिट करके आ सकते हैं। ये उसका थंबनेल है। अगेन ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, आपको डिटेल में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन हैं ट्रैवल करने के लिए। उस हिसाब से आप अपनी 3 नाइट 4 डेज, 2 नाइट 3 डेज या 4 नाइट 5 डेज की आइटनरी को बना सकते हैं और प्लेसेस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो द्वारका, सोमनाथ, दीव, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने चाहते हैं या करने वाले हैं। उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प मिलेगी और उस हिसाब से अपनी वो यात्रा कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, दीव के बारे में तो आप कमेंट करिएगा। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस और दर्शन यात्रा वीडियोस बनाता रहता हूं। इन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने द्वारका को खूब ख्याल रखिए। मेरे सभी को प्रेम से बोल दीजिए जय द्वारकाधीश, नमः शिवाय।